हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th की तमिलनाडु की हिस्ट्री, जो यूपीएससी, एसएससी और सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो इस समरी बुक में हम अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 5 का हम लोगों ने मगध वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम फॉरेन इन्वेजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने देखा था कि जो 16 महाजनपद थे इंडिया में, वो एग्जिस्ट करते थे और उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल था मगध, जिसमें बहुत सारी डायनेस्टी आई थी। स्टार्टिंग में पहले आई थी एक हरियाणा का डायनेस्टी आई थी, जिसको 3 रूलर थे। बिम्बिसारा फर्स्ट रूलर था जिसने मगध एम्पायर को बिल्डअप करना स्टार्ट किया था। उसके बाद दूसरा था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था, पाटलिपुत्र का रिकॉग्नाइज किया था, पाटलिपुत्र एज अ स्टेट, और एम्पायर बिल्डिंग का काम किया था। तीसरा था उडाइन, और उसके बाद जो भी सक्सेसर थे वो वीक थे, उनको हटा के जो दूसरी डायनेस्टी आई थी वो थी शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग डायनेस्टी को हटाकर आई थी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तो ये 3 डायनेस्टी आई थी, हरियाणा का डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के 2 फेमस रूलर हुआ करते थे। एक थे महापद्मानंदा, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी स्टार्ट की थी। दूसरे थे धनानंदा, जो लास्ट नंदा रूलर थे, जिनके टाइम पर अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। ठीक है, तो हम देखेंगे अब कौन कौन से इन्वेजन हुए थे। जब देखो क्या हुआ था, ये जो नॉर्थ इंडिया है, जहाँ जब यहाँ पर मगध का राइज हो रहा था, अलग अलग डायनेस्टी आ रही थी, उसी सेम टाइम पे ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए थे फ्रॉम द टाइम ऑफ बिम्बिसारा। मतलब बिम्बिसारा जब फर्स्ट रूलर बना था मगध का, उस टाइम पर भी इधर से फॉरेन इन्वेजन होते थे। लेकिन वो यहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ही रहते थे, और इन लोगों ने जब ग्रोथ करना स्टार्ट हुआ, ये धीरे 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 अपने एम्पायर को बढ़ाते गए, और नंदा के टाइम पर ये एम्पायर इतना हो गया। ठीक है, तब जब अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर ने यहाँ से इन्वेड करना स्टार्ट किया और यहाँ अंदर एंटर करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अलेक्जेंडर बाद में रिट्रीट बैक कर गया था, वो इतना गंगा वैली में एंटर ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या फॉरेन इन्वेजन हुए थे इंडिया में। तो देखो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो पहला इन्वेजन हुआ था वो पर्शियन इन्वेजन हुआ था। दूसरा जो इन्वेजन हुआ था वो ग्रीक इन्वेजन हुआ था। ये इन्वेजन बताने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पर्शियन एम्पायर कहाँ था और ग्रीक एम्पायर कहाँ था। देखिए, इस मैप में ये जो एम्पायर है, ये सेंट्रल एशिया वाला, ये एम्पायर अलेक्जेंडर नहीं, ये पर्शिया का एम्पायर था। इसको हम बोलते थे पर्शियन एम्पायर। ठीक है, और अलेक्जेंडर जो आया था वो ग्रीस के मैसेडोनिया से आया था। ये यहाँ से अलेक्जेंडर ने इन्वेड करना स्टार्ट किया और यहाँ पहले पर्शियन एम्पायर को ख़त्म किया। जब ये पर्शियन एम्पायर और अलेक्जेंडर एम्पायर हुआ करते थे, तब इंडिया में ये नंदा एम्पायर चलता था। ठीक है, और यहाँ से अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर हुआ था। क्लियर है इतना? ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। ये क्लियर है? ये देखो, ये जो ग्रीस का मैसेडोनिया है, यहाँ पे अलेक्जेंडर रहता था। यहाँ से अलेक्जेंडर ने अपना इन्वेजन स्टार्ट किया। सबसे पहले ये जो एक्मेनियन एम्पायर है, जिसको पर्शियन एम्पायर भी बोलते हैं, इसको पहले पूरा इन्वेड कर लिया, ख़त्म कर दिया इस एम्पायर को। उसके बाद वो कहाँ इंडिया में एंटर हुआ, हिंदू कुश माउंटेन से इंडस रिवर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी डायनेस्टी थी, उन्होंने अलेक्जेंडर को का जो एनेक्सेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। लेकिन जो पोरस था उसने सरेंडर नहीं किया था। उसका क्या रीज़न है वो भी मैं बताऊंगी, और इन सब का क्या इफेक्ट हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर रखना कि ग्रीस एम्पायर यहाँ पर था, पर्शियन एम्पायर यहाँ पर है, और ये यहाँ वाला जो पोर्शन है वो इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ से ये ट्रैवल करते हुए यहाँ आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कब से हमारे यहाँ पर्शियन इन्वेजन होना स्टार्ट हुआ था। तो जो पर्शियन इन्वेजन में जो सबसे पहला पर्शियन रूलर जो था इंडिया आया था, वो था साइरस। 558 से 530 बीसी के बीच में, जब मगध में हरियाणा का डायनेस्टी का बिम्बिसारा रूल किया करते थे। तो ठीक है, साइरस जो था वो ग्रेट कॉन्करर था, एक्मेनियन एम्पायर का या पर्शियन एम्पायर का वो पहला इंसान था जिसने इंडिया में एंटर किया था। ठीक है, उसके बाद उसने कौन सा रीजन एक्वायर कर लिया था? गांधारा रीजन। देखो, मैं आपको गांधारा रीजन एक बार बता देती हूँ मैप में। ये देखिए, इसमें है ये। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये गांधारा रीजन है। पर्शियन से जो एम्पायर से साइरस इंडिया में आया था, तो इंडस वैली के
पास में ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट पे ये जो रीजन था, गांधारा रीजन, सबसे पहले इसने इसको एक्वायर किया। ठीक है, तो ये साइरस था। ठीक है, साइरस ग्रेट कॉन्करर था एक्मेनियन एम्पायर का, फर्स्ट कॉन्करर था जो इंडिया में एंटर हुआ था। इसने गांधारा रीजन को एक्वायर कर लिया था। जितनी भी ट्राइब थी वेस्ट ऑफ द इंडस, मतलब ये ऐसे इंडस रिवर है, इसके वेस्ट में जितनी ट्राइब थी उन सब ने इसको ट्रिब्यूट दिया था और सरेंडर कर दिया था, इसके अंडर में वो रहने लग गई थी। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा आया था वो था डेरियस वन, जो किसका ग्रैंडसन था, साइरस का ग्रैंडसन था। ठीक है, इसने क्या किया था, इंडस वैली को ही कॉन्कर कर लिया था, साथ में पंजाब और सिंध को कॉन्कर कर लिया था। अब पंजाब और सिंध किधर आते हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सॉरी इंडस वैली है, इधर सिंध आता है और इधर पंजाब वाला एरिया आता है। जो अभी के पाकिस्तान और इंडिया का पूरा वाला जो पंजाब है वो पंजाब इसने एक्वायर कर लिया था। ठीक है, तो डेरियस वन ने क्या क्या एक्वायर कर लिया था, पंजाब, सिंध और इंडस वैली को पूरा एक्वायर कर लिया था। अब उसके एम्पायर की, जो मैंने बताया था कि इधर सेंट्रल एशिया का पूरा एक्मेनियन एम्पायर था, वो अलग अलग क्षत्रपी में डिवाइडेड है। क्षत्रपी को आप ऐसा मान सकते हो रीजन, उसमें से इंडिया वाला जो रीजन था इंडस वैली वाला, वो सबसे फर्टाइल रीजन था, क्योंकि हमको पता है पर्शिया, ईरान, इराक वाले जो साइड है वो डेजर्ट एरिया है, तो इंडस रीजन उनका सबसे फर्टाइल एरिया बना था। ठीक है, उसके बाद थर्ड आया ज़ेरसेक्स आया। ज़ेरसेक्स क्या था, ज़ेरसेक्स ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन इन्फेंट्री और कैवलरी को यूज़ किया। किसके लिए, ग्रीस के साथ फाइट करने के लिए। क्यों, क्योंकि एक्मेनियन एम्पायर यहाँ था, ग्रीक एम्पायर यहाँ था और इंडिया यहाँ था। तो ये जो पर्शिया के रूलर थे जो इंडस में रूल करने आए थे, तो इंडिया की जो इन्फेंट्री और कैवलरी थी उसने सोचा कि इंडिया जो होता है वो अच्छे फाइटर्स होते हैं, इस वजह से इंडिया की कैवलरी को उसने यहाँ पे लड़ने के लिए भेज दिया, जिससे पर्शियन और ग्रीक एम्पायर के वॉर में वो हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये था कौन, ज़ेरसेक्स, जिसने ऐसा किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखो, ठीक है, ज़ेरसेक्स ही था उस जिसके टाइम में अलेक्जेंडर ने इन्वेड करना स्टार्ट किया था। अलेक्जेंडर जो था, डेरियस 3 के जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उन्होंने अलेक्जेंडर के साथ फाइट किया था 330 में, क्योंकि 330 से अलेक्जेंडर ने इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था पर्शियन एम्पायर की तरफ। ठीक है, अब देखो ये तो 3 रूलर हो गए, कौन कौन से, साइरस, डेरियस और ज़ेरसेक्स। साइरस पहला था, दूसरा डेरियस था जो उसका ग्रैंडसन था, जिसने इंडस वैली, पंजाब और सिंध वाले एरिया को एक्वायर कर लिया था। ज़ेरसेक्स वो था जो आगे इंडिया में एंटर नहीं हुआ, लेकिन इंडियन स्टेट की जो इन्फेंट्री और कैवलरी थी उसको यूज़ किया ग्रीक एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करने में। ठीक है, और 330 में अलेक्जेंडर ने स्टार्ट किया इन्वेड करना पर्शियन एम्पायर को, और पर्शियन एम्पायर को हराने के बाद वो इंडस वैली में पहुंच गया। फिर वहाँ पे उसने इंडियन स्टेट्स को हराना स्टार्ट किया। ठीक है, ये सारे थे पर्शियन। ठीक है, अभी तक अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर नहीं हुआ है, अभी इंडिया में से पर्शियन इन्वेजन हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो पर्शियंस थे इनका क्या इफ़ेक्ट हुआ इंडिया के ऊपर वो हम देखेंगे। तो इंडिया, जो पर्शियंस थे उनके आने की वजह से इंडो ईरानियन कॉमर्स अच्छा हुआ, मतलब इकोनॉमिक रिलेशन बने, आपस में एक्सचेंज होता था। क्यों, क्योंकि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छे होते थे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ ट्रेड किया करते थे और ईरान ले जाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि पर्शिया बीच में आता है ग्रीस और इंडिया के, तो पर्शिया के वजह से ही अलेक्जेंडर को पता चला कि इंडिया जैसी कोई एक जगह है जहाँ की वेल्थ अच्छी है। ठीक है, दूसरा एक और क्या इसका बेनिफिट हुआ पर्शियन इन्वेजन का, ईरानियन और ग्रीक के वजह से इंडिया में खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ होना स्टार्ट किया। अभी भी जो नॉर्थ वेस्ट इंडियन वाली साइड है वहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट, जो कि ईरानियन की राइटिंग मेथड थी, वो यूज़ की जाती है। इवन मौर्यन टाइम में भी अशोका के एडिक्ट में ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में यूज़ की गई है। ठीक है, इसके देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, ये देखो, पर्शियन इन्वेजन ग्रोथ दिया इंडो ईरानियन एम्पायर को, अलेक्जेंडर इन्वेजन के लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो कि ईरानियन राइटिंग थी वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुई। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
कि जो अशोका के एडिक्ट थे वो भी इस स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। और जो पर्शियन आर्ट थी, जो ईरानियन की आर्ट थी, उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस हमको मौर्यन के आर्किटेक्चर में दिखाई देता है। जो मोनोलिथिक पिलर्स थे, अशोका के स्कल्पचर थे, उन सब में हमको पर्शियन आर्ट दिखाई देता है, ठीक है। और जो ईरानियन के कनेक्शन थे, मतलब ईरान के कनेक्शन स्टार्ट हुए थे 550 BC, उस टाइम 5th सेंचुरी तक, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चले थे। जबकि जो अलेक्जेंडर का टाइम था वो तो सिर्फ अलेक्जेंडर इन्वेड करके वापस चला गया, तो इतने फ्रूटफुल रिलेशन नहीं थे मैसेडोनिया के साथ जितने हमारे फ्रूटफुल रिलेशन किसके साथ थे, ईरान के साथ, ठीक है। तो ये था ईरानियन इन्वेजन या पर्शियन इन्वेजन। अब हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर का इन्वेजन, जो 327 से 325 BC में हुआ था। इसमें थोड़ा टाइम का इशू है, 325 से 323 BC ये एक्चुअल टाइम है। 323 BC में ये रिटर्न हो गया था, और उसी टाइम पे इंडिया में मौर्यन एम्पायर बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब 2 सेंचुरी जब पर्शियन ने इन्वेड करके रखा था इंडिया को, फिर अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया जो कि मैसेडोनिया से था। और जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया को, उस टाइम पे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हुआ करता था वो ऐसा पूरा यूनाइट नहीं था। वहाँ पे अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम थी, पंजाब किंगडम, सिंधु किंगडम, और भी बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग रीजन की, छोटे छोटे रीजन्स की अलग अलग किंगडम्स थी। अब उन जो किंगडम्स थी उनमें से जो आम्बी ऑफ तक्षशिला थे, उन्होंने, और अभिसारा, ये जो 2 रूलर थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था अलेक्जेंडर के सामने। लेकिन जो पोरस था, जो कहाँ पे रूल किया करता था, झेलम और चिनाब के बीच में, जो पोरस था वो झेलम और चिनाब रिवर के बीच में रूल किया करता था, उसने सरेंडर करने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं अपने रीजन को ऐसे ही नहीं दूंगा जैसे कि तक्षशिला के आम्बी ने दे दिया और अभिसारा के रूलर ने दे दिया। तो उसने फाइट करना डिसाइड किया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया सबसे डिसयूनाइटेड पार्ट था इंडिया का, जिसमें रूलर्स आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते थे। वो कभी भी एक साथ नहीं आते थे। अगर कोई कॉमन एनिमी भी है जो सब पे अटैक करने वाला है, उन सब के लिए भी वो कभी साथ में इकट्ठा होकर उस कॉमन एनिमी के अगेंस्ट नहीं आते थे। वो सब आपस में ही लड़ते रहते थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था नॉर्थ वेस्ट रीजन का। इसके वजह से वहाँ से फॉरेन इन्वेजन हुआ करते थे, ठीक है। जब मैं आपको बता देती हूँ कि अलेक्जेंडर का ये कौन सा वाला देखिए, ये है इंडस रीजन, ये है तक्षशिला जहाँ के रूलर ने सरेंडर कर दिया था, ये है हिडास्पस रिवर। झेलम रिवर को ग्रीक में हिडास्पस बोला जाता है, इस वजह से इसको हिडास्पस रिवर है। और यही रिवर है जहाँ पे बैटल ऑफ हिडास्पस होगी, किसके बीच में, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं हम वो वॉर में क्या होता है। अब इसके पहले हम देख लेते हैं कि जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन था उसकी क्या क्या कॉज थे, मतलब उसको क्या पड़ी थी कि उसने इतना बड़ा इन्वेजन किया। तो अलेक्जेंडर जो था वो एक बहुत, मतलब मैसेडोनिया से आया था, और उसके फादर का नाम था फिलिप। 334 BC में उसने पूरा का पूरा पर्शिया जो था उसको हरा दिया था, डेरियस 3 को हरा दिया था। कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ अर्बेला। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि पर्शियन एम्पायर या एक्मेनियन एम्पायर कौन सी बैटल के थ्रू एंड हो गया था। तो बैटल ऑफ अर्बेला से एंड हो गया था 330 BC में। फिर उसने और फर्दर कॉन्क्वेस्ट किया ईस्ट वर्ड साइड में, और उसने जो भी लॉस्ट पर्शियन सत्रपी थी इंडिया की, उनको कॉन्कर करने की कोशिश की, रिकवर करने की कोशिश की। तो जो ग्रीक ऑथर थे हीरोडोटस, उन्होंने लिखा है कि उनकी जो राइटिंग थी उसमें उन्होंने लिखा था कि इंडिया एक कंट्री है जिसके पास बहुत ज़्यादा फेबुलस वेल्थ है, जिसने अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट किया। इसके वजह से अलेक्जेंडर चाहता था कि वो पर्शिया को इन्वेड करने के बाद इंडिया की साइड जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और बिलीव ये था कि अलेक्जेंडर को ऐसा लगता था कि मैं पर्शिया के बाद अगर इंडिया को एक्वायर कर लूँगा या इन्वेड कर लूँगा, तो इंडिया तक पहुँचने के बाद दूसरा जो जो इंडिया के बाद वाला जो सी है, वो क्या होता है, ग्रीक के सी के साथ मिलता है। तो अगर मैं इंडिया को कॉन्कर कर लूँ तो मतलब मैं पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर लूँगा, ऐसा वो उस टाइम पे सोचता था उसकी नॉलेज के हिसाब से। क्योंकि उस टाइम कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं था ज्योग्राफी में, मतलब कौन सा लैंड कहाँ से कनेक्टेड है। तो ऐसा उसका उस टाइम पे मान रहा था कि इंडिया की ईस्टर्न साइड पे वर्ल्ड का लैंड ख़त्म हो जाता है और वो यूरोप से कनेक्ट हो जाता है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ सी ज्योग्राफिकल नॉलेज के हिसाब से उसका था, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक सेकेंड,
वो ऐसा सोचता था कि एक बार अगर वो ईस्टर्न बाउंड्री को कॉन्कर कर लेगा तो वो वर्ल्ड को कॉन्कर कर लेगा, लेकिन पोरस ने उसका अपोज कर दिया। पोरस ने उसका अपोज किया तो बैटल ऑफ हिडास्पस हुआ। जो मैंने अभी बताया था कि जो झेलम रिवर है उसी को हिडास्पस रिवर के नाम से जाना जाता है, मैसेडोनिया में उसको हिडास्पस बोलते हैं। अब 327 BC में जब अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया तो लगभग उसको 10 महीने लग गए वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी उनके साथ फाइट करने में, और 326 BC में उसने पूरा इंडस वाला रीजन जो था वो एक्वायर कर लिया। ठीक है, अच्छा, और उसको अच्छे से रिसीव किसने किया? आम्भी के रूलर ने, तो तक्षशिला के थे, आम्भी ने, जो तक्षशिला के रूलर्स थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से अलेक्जेंडर ने एक मैसेज भेजा पोरस को कि सबमिट करने के लिए, लेकिन पोरस ने रिफ्यूज़ कर दिया और उसने डिसाइड किया हम अलेक्जेंडर के साथ फाइट करेंगे। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर ने मार्च किया ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हिडास्पस, मतलब झेलम रिवर। ये इस साइड अलेक्जेंडर था, इस साइड पोरस था, और बीच में ये जो रिवर जा रही है वो झेलम रिवर है। अब ये इन दो रिवर के बीच में यहाँ पे इनकी फाइट होना था। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे, जो रिवर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया हुआ था, बाढ़ आया हुआ था। इसके वजह से अलेक्जेंडर उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। बहुत दिन वेट करने के बाद उसने एनी हाउ मैनेज कर लिया और उस रिवर को क्रॉस कर लिया। उसके बाद बैटल ऑफ हिडास्पस हुई एट द प्लेन ऑफ करी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हिस्ट्री की वेल कंटेस्टेड बैटल है, जिसमें जो पोरस था उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन फिर भी वो बैटल को हार गया। लेकिन अलेक्जेंडर इस चीज़ से बहुत खुश हुआ कि उसका क्या करेज था, पर पोरस का क्या हीरोइज्म उसने दिखाया किसी इंडियन प्रिंस ने। अभी तक तो सब लोगों ने हमको ऐसे ही सबमिट किया, लेकिन इसने अपने लिए फ़ाइट किया। इस वजह से वो उससे बहुत खुश हुआ और उसने वापस से उसको अपना राज्य दे दिया, मतलब उसको वापस से उसके थ्रोन दे दिया। ऑल्दो वो जीत गया था, लेकिन फिर भी उसने पोरस को उसका स्टेट वापस कर दिया। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर ने वापस क्या किया, आगे और मार्च करना स्टार्ट किया। रिवर ब्यास तक पहुंच गया, जैसे झेलम यहाँ है, ब्यास यहाँ है, तो अब झेलम को तो उसने पोरस को दे दिया। अब वापस वो, क्योंकि वो चाहता था कि वो ईस्टर्न बाउंड्री पे पहुंच जाए, इसके वजह से उसने ब्यास को भी क्रॉस किया। वहाँ पे भी उसको जो लोकल ट्राइब थी उससे अपोजिशन मिला, लेकिन वो फर्दर ईस्टवर्ड ट्रेवल करना चाहता था गंगा वैली में, जहाँ पे नंदा एम्पायर था, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके जो आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने फाइट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मैसेडोनिया से चला था, उसके बाद उसने पर्शियन एम्पायर को पूरा हराया, तो उसमें कहीं कितनी सारी उसने वॉर लड़ी, तो उसके जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी थक चुके थे वॉर लड़ते लड़ते, और वो चाहते थे कि अब हम वापस अपने घर चले जाएं। उनको नहीं पता था कि अब वापस आगे कब कहाँ हमको लैंड आएगा, हम कितना कॉन्कर करेंगे। इसके वजह से अलेक्जेंडर ने फिर डिसाइड कर लिया कि अब वो वापस जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जितनी टेरिटरी उसने एक्वायर की हैं, कॉन्कर की हैं इतनी मेहनत करके, वो सारी टेरिटरी को इंडस से लेकर ब्यास तक उनने 3 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था, और हर प्रोविंस के अंडर एक गवर्नर रखा था। ठीक है, और अब उसने रिट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। 326 BC में वो वापस चला गया था, नॉट फ्री फ्रॉम, लेकिन जब वो वापस गया तब भी उसकी जर्नी फ्री नहीं थी, कि उसको कोई वॉर नहीं लड़ना पड़ा। उसको फिर भी वापस से, क्योंकि एक बार जहाँ से निकल के गया तब वहाँ उसने हरा दिया, लेकिन वो वापस आया तो वहाँ के लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया। उसके ट्राइब, लोकल जो ट्राइब हुआ करती थी, उन्होंने अटैक किया उसकी आर्मी की, लेकिन जैसे तैसे वो इंडस को क्रॉस कर पाया और कहाँ पे पहुँच गया, बेबीलोन तक पहुँच गया। बेबीलोन में जाके 323 BC में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बेबीलोन कहाँ आता है, उसकी डेथ कहाँ हुई। ये देखिए, ये मैसेडोनिया, यहाँ से ये एंटर किया, ये पर्शियन एम्पायर को हरा दिया, ये इधर आया इंडस वैली में, ये हिडास्पस वाले रीजन तक पहुँच गया, ये ब्यास रिवर वाले रीजन तक पहुँच गया। यहाँ की आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया, तब ये वापस इधर की साइड रिट्रीट किया। जब रिट्रीट किया तो कहाँ तक पहुँच पाया, इसे बेबीलोन तक पहुँच पाया, और यहाँ इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अलेक्जेंडर की डेथ हो गई बेबीलोन में जाके। अब देखिए, ये जो अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, उसके बारे में हम देखते हैं। बैटल तो हो गई, हार भी गया, वो चला भी गया, इसके इफ़ेक्ट क्या हुए लेकिन इंडिया के ऊपर। तो देखो, जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ उस टाइम पे हमारा पूरा इंडिया डिसयूनाइटेड था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पूरा डिसयूनाइटेड था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो हुआ अलेक्जेंडर के वापस होने के बाद, वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया पूरी नॉर्थ इंडिया का। किसके अंडर में? मौर्यास के अंडर में। ठीक है,
जो स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट वाला सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अलेक्जेंडर की इन्वेजन के वजह से अब डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया किसके बीच में, इंडिया और ग्रीस के बीच में, ठीक है। सारे रूट ओपन हो गए दोनों के बीच में, नेवल एक्सप्लोरेशन भी हो गया और जो भी ट्रेड होता था इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में वो रूट भी ओपन हो गया, मतलब लैंड रूट भी ओपन हो गया, सी रूट भी ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अनेक्स किया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अनेक्स करने के बाद उसका एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया, लेकिन उसकी जो प्री मैच्योर डेथ हो गई, मतलब वो पूरी अपनी लाइफ जी नहीं पाया, इतना वॉर लड़ने की वजह से वो बहुत बीमार हो गया, सिक हो गया, इसके वजह से बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई। पर इंडस उसकी अथॉरिटी थी वो इंडस वैली में शॉर्ट लिव्ड हो गई, मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए उसका एम्पायर इंडिया में रहा, क्योंकि जब एक्सपांशन हुआ किसका, मौर्यन एम्पायर का अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया अपने अंडर में ले लिया, पूरा नॉर्थ इंडिया को अनेक्स कर लिया। तो जो अलेक्जेंडर के जो गवर्नर थे वो मौर्यन एम्पायर के सामने नहीं टिक पाए और वहाँ पे मौर्यन एम्पायर का पूरा रूल इंडिया के अंडर में आ गया और मैसेडोनिया का जो रूल था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में रीड करेंगे। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।